हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग आवर एनवायरनमेंट चैप्टर का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखो, हम लोग आवर एनवायरनमेंट चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। इस क्लास में हम लोग आवर एनवायरनमेंट चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और वो क्वेश्चंस जो पिछले कुछ साल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है उनको डिस्कस करेंगे। इसीलिए जो स्टूडेंट इस चैप्टर को नहीं पढ़े हो वो जाओ सबसे पहले इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को करो, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर को करो, उसके बाद इस वीडियो को देखना। और सिर्फ देखने से नहीं होगा, सभी क्वेश्चंस के आंसर को अपने कॉपी में लिखना भी है। आफ्टर दैट आई प्रॉमिस कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Define ecosystem. Draw a block diagram to show the flow of energy in an ecosystem. जब किसी पर्टिकुलर जगह का सारा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट करता है तो उस जगह को हम इकोसिस्टम कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल पार्क, पॉन्ड, एक्वेरियम, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। और इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है ये 10% लॉ को फॉलो करता है। और इसका जो डायग्राम है ये हमारे एनसीईआरटी के इसी चैप्टर के 15.4 में दिया हुआ है। बहुत इजी है, देखकर बना लेना। नाउ सेकंड क्वेश्चन। Natural water bodies are not regularly cleaned, whereas an aquarium need regular cleaning. Why? फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों 2019 में आया है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नेचुरल वाटर बॉडीज होता है जैसे पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, सी हो गया, इनको रेगुलरली क्लीन नहीं किया जाता है। मतलब हम इंसान इनको रेगुलरली क्लीन नहीं करते हैं। रेगुलरली क्या, हम लोग इसको क्लीन ही नहीं करते हैं। लेकिन जो एक्वेरियम होता है उसको हमको रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्वेरियम एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। एक्वेरियम में ना तो प्रोड्यूसर पाया जाता है ना ही डिकम्पोजर्स पाया जाता है। जो खाना हम मछली को देते हैं वो खाना अगर बच जाता है या फिर उसमें से कोई मछली मर गया तो पानी को फिर वो टॉक्सिक कर देता है और टॉक्सिक पानी में, पॉल्यूटेड पानी में सारा मछली मर जाएगा। इसीलिए हमको एक्वेरियम को रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3. द एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स इज एसेंशियल इन अ बायोस्फीयर, गिव रीजन। ये क्वेश्चन 2016 में आया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि डिकम्पोजर बायोस्फीयर के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करके एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है। इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग होता है। ये न्यू ऑर्गेनिजम्स के लिए स्पेस क्रिएट करता है और इकोसिस्टम में बैलेंस बना के रखता है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. What is food chain? Give an example of aquatic food chain. Food chain क्या होता है और एक aquatic food chain का एग्जाम्पल दो। Now question number 5. Study the diagram and identify the primary consumer. इस डायग्राम को देखो और इसमें बताओ कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन है। ये क्वेश्चन 23 में आया है। तो ये है प्रोड्यूसर, ये है प्राइमरी कंज्यूमर और ये है सेकेंडरी कंज्यूमर। इसका आंसर होगा माइस एंड रैबिट। क्वेश्चन नंबर 6. राइट द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द प्लांट एंड energy transferred from autotrophs to the next level in a food chain. ये क्वेश्चन भी 2023 में आया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लांट्स सन का कितना परसेंट एनर्जी कैप्चर करता है, तो आंसर होगा 1%। और पूछ रहा है कि जो प्लांट से नेक्स्ट लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो कितना परसेंट होता है, तो इसका आंसर होगा 10%। हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि फूड चेन में एक लेवल से दूसरे लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो सिर्फ 10% एनर्जी ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स? व्हाई डू डिफरेंट फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम नॉट हैव मोर देन 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स? ये क्वेश्चन भी 2023 में आया है। पूछ रहा है ट्रॉफिक लेवल क्या है और एक फूड चेन में 4 से 5 ही लेवल्स होता है। ऐसा क्यों? किसी भी फूड चेन में एक लेवल से दूसरे लेवल में फूड एनर्जी ट्रांसफर होता है। इन्हीं लेवल्स को ही ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। और जब फूड एनर्जी ट्रांसफर होता है तो सिर्फ एक लेवल से दूसरे लेवल में 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो सकता है। दैट मीन्स ये जो फूड एनर्जी है वो डिक्रीज होता जाता है। फोर्थ एंड फिफ्थ
ट्रॉफिक लेवल के पास इतना एनर्जी ही नहीं होता है कि वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को कुछ एनर्जी दे सके। इसीलिए फूड चेन में 4 से 5 ही ट्रॉफिक लेवल हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 8 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी 2023 में आया है। असर्शन में क्या है? एनर्जी पासेस टू हर्बीवोर्स डू नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉप्स। बोल रहा है जो एनर्जी ऑटोट्रॉप से हर्बीवोर्स में जाता है, मतलब प्रोड्यूसर से जो प्राइमरी कंज्यूमर में जाता है, वो एनर्जी फिर वापस क्यों नहीं आ जाता है हर्बीवोर्स से ऑटोट्रॉप में। और रीजन में है द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। फूड चेन में जो एनर्जी फ्लो होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यस, एनर्जी का जो फ्लो है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। ये हमेशा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाता है, दूसरे ट्रॉफिक लेवल से कभी भी पहले वाले ट्रॉफिक लेवल में नहीं आता। देखो, हर्बीवोर्स प्लांट को खाकर एनर्जी लेता है, प्लांट कभी हर्बीवोर्स को खाकर एनर्जी लेता है क्या? ना, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाकर एनर्जी लेता है, हर्बीवोर्स कभी कार्निवोर्स को खाता है क्या? दैट मीन्स एनर्जी कभी प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल में नहीं आता है, वो हमेशा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में फ्लो करता है। तो इसमें A इज करेक्ट एंड R इज ऑल्सो करेक्ट सेंटेंस एंड R इज द करेक्ट रीजन ऑफ A। देख रहे हो, इस चैप्टर से 2023 में 4 क्वेश्चन आ गया है, 1, 2, 3 एंड 4। मार्क्स गेन करने के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज फूड वेब? फूड वेब क्या होता है? नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, गिव रीजन। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, रीजन दो। अभी थोड़ी देर पहले इसी चीज को डिस्कस किए हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन आया 2014 में, 2016 में। क्वेश्चन नंबर 11, explain how the pesticides enter a food chain and subsequently get into our body। पेस्टिसाइड्स फूड चेन में कैसे एंटर करता है और हमारी बॉडी में कैसे पहुंच जाता है। ये क्वेश्चन 2014 में आया है। ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है? घुमा कर पूछा है। ये क्वेश्चन बायोमैग्निफिकेशन से है। देखो, पेस्टिसाइड्स क्रॉप को डिजीज से बचाता है और ये पेस्टिसाइड्स धुल करके मिट्टी में चला जाता है। जब प्लांट मिट्टी से वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है तो पेस्टिसाइड्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस तरह से पेस्टिसाइड्स फूड चेन में एंटर कर जाता है। प्लांट्स में एंटर कर जाना मतलब फूड चेन में एंटर कर जाना, और उस प्लांट्स को फिर डिफरेंट कंज्यूमर्स खाता है, तो ये पेस्टिसाइड डिफरेंट कंज्यूमर्स में भी चला जाता है। सिर्फ डिफरेंट कंज्यूमर्स में जाता ही नहीं है, इसका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में बढ़ता जाता है, और अल्टीमेटली हमारे बॉडी में ये पेस्टिसाइड्स आ जाता है, वो भी बढ़े हुए कंसंट्रेशन में। हमारे बॉडी में सबसे मैक्सिमम कंसंट्रेशन पाया जाता है क्योंकि हम ट्रॉफिक लेवल के सबसे टॉप लेवल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राइट वन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एफ्लुएंट लाइफस्टाइल ऑफ फ्यू पर्सन ऑफ अ सोसाइटी ऑन द एनवायरमेंट। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे सोसाइटी में जो वेल्दी पीपल होते हैं उनका लाइफस्टाइल किस तरह से एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है। वेल्दी पीपल रिसोर्सेज को केयरलेसली यूज करता है, मतलब जितना उसको जरूरत नहीं है उससे ज्यादा वो रिसोर्सेज को खरीदता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा चीजों का यूज करोगे तो वेस्ट भी तो ज्यादा निकलेगा, और ज्यादा वेस्ट एनवायरमेंट को अफेक्ट करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एफ्लुएंट पीपल यूज द रिसोर्सेज रेकलेसली and create large amount of waste which affect the environment terribly. Question number 13, how is ozone formed in the upper atmosphere? Upper atmosphere में ओजोन कैसे बनता है? State its importance, इसके importance को बताओ। What are responsible for its depletion? ओजोन के डिप्लेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? राइट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन के हार्मफुल इफेक्ट को बताओ। बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ कैन वी हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, सजेस्ट 3 मेथड। ये तो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लोथ बैग्स ओवर प्लास्टिक बैग्स ड्यूरिंग शॉपिंग। शॉपिंग करते वक्त प्लास्टिक बैग यूज ना करके क्लोथ बैग को यूज करना चाहिए।
इसका क्या एडवांटेजेस होता है। क्लोथ बैग्स का मिनिमम 3 एडवांटेजेस तो होता ही है। पहला, क्लोथ बैग जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है। दूसरा, क्लोथ बैग्स को हम रीयूज कर सकते हैं। और तीसरा, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी वेस्ट डिस्पोजल से ही है। Why is government of India imposing a ban on the use of polythene bags? इंडिया गवर्नमेंट पॉलिथीन बैग के यूज को क्यों बैन कर दे रहा है? सजेस्ट 2 alternatives to these bags and explain how this ban is likely to improve the environment. प्लास्टिक बैग की जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं, 2 चीज बताना है। और ये जो बैन है किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ये एनवायरनमेंट को ज्यादा पॉल्यूट करता है, इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट प्लास्टिक बैग के ऊपर बैन लगा रहा है। प्लास्टिक बैग के अल्टरनेटिव में हो जाएगा जूट बैग, क्लॉथ बैग, पेपर बैग। और ये एनवायरनमेंट को किस तरह से इम्प्रूव करता है? सबसे पहला तो ये बायोडिग्रेडेबल होता है, इसीलिए इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, एनवायरनमेंट को कम पॉल्यूट करेगा। दूसरा, इसमें प्लास्टिक से ज्यादा स्ट्रेंथ होता है सामान को कैरी करने का। और तीसरा, हम इसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। इस तरह से हमारा एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ सीक्वेंस ऑफ सुटेबल मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड एट योर होम टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। हमारे घर में जो वेस्ट होता है उसके डिस्पोजल के सीक्वेंस को बताओ ताकि हमारा एनवायरनमेंट कम पॉल्यूट हो सके। सबसे पहला तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का कम यूज करो ताकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कम जनरेट हो। दूसरा, डिस्पोजल से पहले नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अच्छी तरह से सेपरेट कर लो। थर्ड, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का रिसाइकलिंग करो। फोर्थ, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का कंपोस्ट बना लो। और क्या हो सकता है? सीवेज ट्रीटमेंट हो सकता है, एक्सेट्रा। और इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये क्लास यही कंप्लीट होता है। लेकिन आप लोग इन सभी क्वेश्चंस का आंसर अपने कॉपी में जरूर लिखना। मैं इसलिए नहीं लिखी हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में सारा सब कुछ लिखा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप रिवाइजिंग।